नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज हिस्ट्री ऑन मैप में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहलोल लोदी से शुरू होने वाले लोदी वंश के बारे में। हालांकि हम सभी शासक जो हैं लोदी वंश के उसको कवर करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये हिस्ट्री ऑन मैप है। इतिहास में उन आयामों को जो नक्शे पर दर्शाए जा सकते हैं और आप उनके माध्यम से इतिहास को याद कर सकते हैं, तो उनको हम इसमें कवर करते हैं। दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम राजवंश है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसके बाद हम मुगल राजवंश में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण सूचना कि आज 3 जुलाई है। 3 जुलाई को इस ऑफर की वैलिडिटी समाप्त हो रही है। हालांकि ये ऑफर पहले 30 जुलाई तक था, लेकिन आपको मालूम है कि इस बीच भारत की विजय हुई वर्ल्ड कप में, और उसी चीज को आधार बनाते हुए सेम सेल नए नाम से 3 जुलाई तक कंटिन्यू की गई थी। अगर अभी भी आपने एडमिशन नहीं लिया है, अगर आज भी अभी भी एडमिशन आपने नहीं लिया है, तो आप ले सकते हो। विरद लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है। 25,999 में ये आपको कोर्स मिल जाएगा। यानी कि जब आप एडमिशन डन करें उससे पहले कंफर्म कर लें कि 26,000 रुपये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 26,000 रुपये में एडमिशन डन हो जाएगा। पॉलिटी विषय के साथ अमरेंद्र पांडे सर हिंदी में इसकी शुरुआत करने वाले हैं शाम को 6 बजे से, और जुलाई 8 को ये बैच शुरू होगा। और ये न्यू सीजन का दूसरा बैच है। सारी कुछ चीजें इसमें अवेल कराई जाएंगी। बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की इसमें तैयारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और क्लास को आगे बढ़ाने में आपको बता दूं कि ये टॉपिक कौन सा है, हिस्ट्री ऑन मैप। हिस्ट्री ऑन मैप, नक्शे पर इतिहास हमको देखना है। और आज हम इसमें देखने वाले हैं लोदी वंश। क्या देखने वाले हैं? लोदी वंश। लोदी वंश में शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। LIVE इस कोड का इस्तेमाल करना है अगर आप स्टडी IQ में कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोदी वंश के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और लोदी वंश अफगानी वंश है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश, दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश है। ये अफगान वंश है, ठीक है, जो कि 1451 से शुरू होता है, 1451 से शुरू होता है और 1526 तक कंटिन्यूअसली चलता है, जिसमें पहले शासक जो हैं वो बहलोल लोदी हैं। बहलोल लोदी, ये कौन है? ये पहले शासक हैं। ये हमको ध्यान रखना है, पहले शासक यही हैं जो 1489 तक शासन करेंगे। अब अफगान वंश का ये शासक शुरुआत में सरहिंद के गवर्नर हुआ करते थे, सुल्तान शाह उनके भतीजे हैं। तो यहीं से मैप शुरू हो जाता है। और इसमें हम जैसे मान लेते हैं कि ये इधर सिंध वाला जो इलाका है, फिर गुजरात की तरफ आ जाते हैं, फिर भारत के नक्शे को हम लोग ड्रॉ करते हैं और ऐसे पूरब की तरफ निकल जाते हैं, है ना। अगर हम सरहिंद की बात करते हैं तो जैसे अगर आप यहां से मान के चलिए कि ये आप एक नदी बना रहे हो, और ये नदी जो है कोई और नहीं बल्कि मान के चलते हैं कि सिंधु नदी है। और उत्तर भारत में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये गंगा नदी का प्रवाह है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसी में आपका यमुना यहाँ पर जुड़ती है आकर के, है ना, इसी में यमुना जुड़ती है। बहरहाल, तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सरहिंद वाला इलाका हमको देखना, तो सरहिंद वाला इलाका जो है वो पंजाब का, यानी कि उत्तर का जो इलाका हुआ वो कहीं आपको सरहिंद में देखने को मिलेगा। तो पहले तो हम दिल्ली को देख लें। यहाँ कहीं आपकी दिल्ली है, यहाँ कहीं आपको दिल्ली देखने को मिलेगी इस जगह पर, लोकेशन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान के चलते हैं कि पंजाब का जो इलाका है यहाँ कहीं पर ये आपका सरहिंद है। यहाँ कहीं पर हो सकता है कि मान के चल रहे हैं कि पंजाब के इलाके में इधर कहीं जो है आपका सरहिंद है। अब ये जो सरहिंद वाला इलाका है, यहीं के एक शासक हुआ करते थे जिनका ये भतीजा है जिसका नाम है बहलोल लोदी। तो वहां के गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था सुल्तान शाह, ठीक है, सुल्तान शाह। जब सुल्तान शाह की डेथ हुई तो बहलोल लोदी जो है वो यहां सरहिंद के क्या बन गए? सरहिंद के गवर्नर बने, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये सरहिंद के गवर्नर बन गए।
और इन्होंने ही आगे चल करके दिल्ली में एक नए वंश को एस्टैब्लिश करने की इच्छा अपने मन में रखी। तारीख इब्राहिम शाही और तारीख निज़ामी, ये दो किताबें हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो कहा जाता है कि ये इच्छा उनके अंदर इसलिए भी जागी है क्योंकि पंजाब वाला रीजन में एक जगह आती है, खोखरों का एक प्रांत आता है। खोखरों के एक सरदार हुआ करते थे जसरत, खोखर सरदार हुआ करते थे, खोखर सरदार थे जिनका नाम था जसरत। तो जसरत जो हैं वो ही इनको मोटिवेट करते हैं कि तुमको दिल्ली के शासन पे कब्जा करना चाहिए, और इन्हीं चीज से मोटिवेट होकर के ये दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन उस समय सुल्तान मोहम्मद दिल्ली के शासक हैं और सुल्तान मोहम्मद से ये पराजित होता है, बहलोल लोदी। हालांकि तुरंत ही कुछ समय पश्चात दिल्ली के एक प्रधानमंत्री हैं, वजीर हैं, जिनका नाम है हमीद खान। हमीद खान जो प्रधानमंत्री है, इस प्रधानमंत्री की सहायता लेता है, और सहायता लेकर के ये जो बहलोल लोदी हैं ये क्या कर लेते हैं, ये दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, और इनका शासन जो है वो 1451 में शुरू होता है। तो ये घटना 1451 की है। 19 अप्रैल 1451 को इन्होंने अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद अब इनको लिबरल शासक के तौर पर माना जाता है कि ये ज्ञान के बहुत संरक्षक हुआ करते थे। इनको न्यायप्रिय भी बहुत माना जाता है। ठीक ठाक समय पे शासन किया है इन्होंने, तकरीबन 39 साल के आसपास इनका टोटल शासन रहा, और 1489 में इनकी मृत्यु हो गई, 1489 में। अपनी मृत्यु से पूर्व इनका एक युद्ध आपको देखने को मिलता है, वो भी जौनपुर के शर्की शासकों के विरुद्ध। तो ये आपको जौनपुर वाला जो इलाका है वो यहां कहीं देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं पर ये आपको जौनपुर देखने को मिलेगा, यहां कहीं सपोज। तो जौनपुर में शर्की शासक जो हैं, उन्होंने, जैसे आपने देखा कि सरहिंद में अफगानी शासक थे, जब दिल्ली का ये बिखराव का समय, इसके पहले आपने तैमूर के आक्रमण देखे तो सब बिखर गया था। तो यहाँ पर जौनपुर में स्वतंत्र शर्की साम्राज्य स्टैब्लिश हुआ था। तो इन्होंने शर्कियों पर, यानी कि शर्की शासकों पर, यानी कि जौनपुर पर इन्होंने क्या किया, अटैक किया, और शर्की साम्राज्य को पराजित करके जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। दिल्ली सल्तनत में इन्होंने क्या कर लिया, मिला लिया। ठीक है। फिर उसके बाद शासन करते रहे और फाइनली 1489 में इनकी मृत्यु हो गई। 1489 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके बाद इनका बेटा जो है वो गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है सिकंदर, जो 1517 तक शासन करेगा। तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं इनके बारे में, सिकंदर के बारे में, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी क्योंकि 1489 में इनके पिता की मृत्यु हुई है, तो 1489 से लेकर के 1517 तक जो है इनका शासन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये है सिकंदर लोदी। अब दिल्ली के शासक ये बने। अब देखिए, जब ये दिल्ली के शासक बने तो उस समय दिल्ली में मतलब एक ऐसा समय आया इनकी मृत्यु के बाद जब दिल्ली में दल बट गए, दलबंदी हो गई। तो एक दल था, वो था बरबक शाह का। तो इस समय एक दल जो है आपको दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में राजनीति जो है दो हिस्सों में बढ़ गई। एक बरबक शाह के समर्थक हो गए, और दूसरे जो समर्थक हुए वो निजाम खान के हुए। दूसरे समर्थक किसके हुए, निजाम खान के। इन दो हिस्सों में समर्थक जो है वो बट गए हैं। बरबक शाह, निजाम खान दोनों लोग जो हैं वो बहलोल लोदी के ही बेटे हैं, लेकिन बहलोल लोदी का जो बड़ा बेटा है वो है बरबक शाह। और जब जौनपुर को दिल्ली में मिलाया है तो जौनपुर जो जगह है, तो बरबक शाह जो है ये जौनपुर के क्या हुआ करते थे, जौनपुर के गवर्नर हुआ करते थे। और ये बड़ा बेटा भी है, ये बड़ा बेटा है किसका, बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी का एक तीसरा बेटा है जिसका नाम है निजाम खान, यहां पर नाम लिखा है। और यही निजाम खान जो है वो चैलेंज करते हैं अपने भाई बरबक को, और इसमें संघर्ष होता है। अब इस संघर्ष में ऐसा माना जाता है कि जो जौनपुर है जो बरबक खान के पास में है, तो जौनपुर में बरबक को ही वहां के एक सरदार ने, हुसैन शाह हुआ करता था उनका नाम, उन्होंने भड़काया था। बिहार से भी ये बिलोंग करते थे, और उसी के भड़कावे में या बहकावे में आकर के बरबक ने एक सेना तैयार करी थी।
और बर्बक सेना लेकर के दिल्ली की ओर जब चला तो कन्नौज तक वो आ गया। कहां तक आ गया? कन्नौज तक। तो आप देखेंगे कि भाई यहां से सेना लेकर के कन्नौज तक आ गए, मतलब इन्होंने सोचा कि हम आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करके दिल्ली से विजय प्राप्त करते हैं। तो मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास में एक यहां पर युद्ध होता है। तो ये अपनी सेना लेकर के कहां पहुंचे? कन्नौज। और इसी कन्नौज में निजाम खान के साथ यहां पर एक युद्ध होता है। इस युद्ध में जो बर्बक शाह हैं वो हार जाते हैं और हार करके बदायूं जाते हैं। ये हार गए और हार करके ये कहां भाग निकले? बदायूं। बदायूं जो है वो भाग निकले, ये बदायूं। तो जब ये बदायूं भाग निकले तो बर्बक शाह की तो हार हुई। हालांकि उस समय जो है बदायूं जब भाग गए तो इनका पीछा किया गया, इनको पकड़ा गया, जौनपुर वापस लाया गया और वापस अधीनता स्वीकार करते हुए इनको जौनपुर का ही, जैसा कि पहले भी ये गवर्नर थे, इनको गवर्नरशिप दी गई। तो ये पराजित जिससे हुए वो थे निजाम खान, और निजाम खान जो है वो सिकंदर लोदी के नाम से 1489 में गद्दी पर बैठते हैं। यही सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी नाम से यही 1489 में गद्दी पर बैठा इसी युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये तो इनके गद्दी पर बैठने की कहानी हो गई। जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपने राज्य विस्तार करना चाहा। तकरीबन 1502 के आसपास इन्होंने ग्वालियर के ऊपर आक्रमण किया। ग्वालियर के ऊपर इसलिए आक्रमण किया गया था क्योंकि राज्य का विस्तार किया जा सके। मान लेते हैं यहां कहीं क्या है? ग्वालियर है। तो इस ग्वालियर पर इसीलिए आक्रमण किया गया था कि ग्वालियर विजय करी गई है और ग्वालियर विजय करके यहाँ के राजा को पराजित किया गया और राजा को वार्षिक कर देने के लिए, वार्षिक जो कर है वो वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया गया। इस तरीके से ग्वालियर तक इनका एक राज्य जो है वो फैल गया। फिर उसके बाद इन्होंने कालपी के ऊपर आक्रमण करना चाहा और वहां के राजा को भी इन्होंने पराजित किया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ही ये जगह पड़ेगी आपकी जो है कालपी। कालपी मान लेते हैं यहां कहीं है कालपी। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कालपी। तो कालपी पर इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। कालपी पर आक्रमण किया, यहां का भी राजा हारा और यहां के भी राजा को अपने राज्य के वश में इन्होंने करवा लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन्होंने राज्य विस्तार जो है वो करना जारी रखा। इनके एक चाचा हुआ करते थे जिनका नाम था आलम खान। आलम खान ने भी सिकंदर लोदी का विरोध किया और ये थोड़ा सा साउथ में रापड़ी के आसपास के शासक हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है उज्जैन के पास में रापड़ी, वहां के शासक थे। उन्होंने भी विरोध किया, उन पर भी आक्रमण किया गया। वो भाग करके पटियाला चले गए। फिर पटियाला से जो आलम खान है उनको किसी तरीके से मना करके वापस लाया गया और इन्होंने फिर दिल्ली सल्तनत के साथ मिलकर काम किया। इसी दौरान जौनपुर में जैसा कि विद्रोह मैंने आपको बताया वो दबाया गया है। लखनऊ में भी विद्रोह हुआ है। तो ऐसा हुआ कि शुरुआत में जौनपुर का शासन जब बर्बक शाह को दिया गया और जब ये राज्य विस्तार करना शुरू कर देते हैं सिकंदर लोदी, तो इनको लगता है कि अभी राज्य विस्तार में बिजी हैं, इसलिए जौनपुर को फिर से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया गया। तो जौनपुर में विद्रोह हुए। जौनपुर में फिर से क्या हुए? जौनपुर में फिर से विद्रोह हुए, इसी जौनपुर में, ये वाला जो इलाका है। और जौनपुर में इस विद्रोह को दबाने के लिए फिर से आक्रमण किया गया, फिर से बारबक को पराजित किया गया, लेकिन बारबक इस बार भाग करके लखनऊ आ गए। ठीक है, बारबक इस बार भाग करके लखनऊ आ गए। लखनऊ से ये लेकर के आया गया इनको और फिर से जौनपुर का शासक बनाया गया। फिर इसी दौरान एक और विद्रोह हुआ जो बयाना के आसपास हुआ। तो ये बार बार आक्रमण होते जा रहे हैं, बार बार युद्ध जो है वो होने की स्थिति बन रही है। तो कई सारे युद्धों में सिकंदर लोदी को इन्वॉल्व जो है वो होना पड़ जा रहा है। कई सारे युद्धों में सिकंदर लोदी को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। इसी बीच आपको बिहार में एक विद्रोह देखने को मिलेगा। बिहार में एक विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। बिहार वाला जो रीजन है वहां पर एक विद्रोह देखने को मिलेगा और ये विद्रोह जो है वो हुसैन
शाह से आपको देखने को मिलेगा। इसमें हुसैन शाह जो है वो पराजित होते हैं, और हुसैन शाह जो है जब पराजित होते हैं तो हुसैन शाह बाद में इनके मित्र बन जाते हैं, इनके साथ मित्रवत व्यवहार करना इन्होंने शुरू किया। तो ये मित्र बनने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ग्वालियर है, जौनपुर है, इटावा है, बिहार है, इस सब जगहों पर तमाम सारे विद्रोह हुए। अब क्योंकि लगातार विद्रोह हो रहे थे तो शासक को ये लगा, यानी कि माफ कीजिएगा, सिकंदर लोदी को ये लगा कि ये कुछ विद्रोह ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें किसी विशेष छावनी को यहाँ पर क्रिएट करना होगा। इसलिए उसने क्या किया, एक नया सिस्टम शुरू किया या एक नया काम किया, और वो नया काम ये था कि उन्होंने क्या किया कि आगरा जो शहर है उसको बसाने का प्रयास किया। छावनी के तौर पर आगरा को लेकर के वो आए। तो विद्रोह जो हो रहे हैं उन विद्रोहों पर रोक लगाने के लिए इन एरियाज में एक छावनी बनाना उसने तय किया। तो छावनी जो बनाई, उसी छावनी का नाम रखा गया है आगरा। ठीक है, उसी छावनी का नाम रखा गया है, क्या रखा गया है, आगरा। तो आगरा उसने छावनी रखी है यहां पर, और ये काम किया गया है 1504 में। तो आप यहां पर ये समझिए कि 1504 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया है। इस तरीके से इसका शासन जो है वो 1517 तक चलता रहा। 1517 में इनका बेटा है इब्राहिम लोदी। ये गद्दी पर बैठा 1517 में, और 1526 तक इन्होंने शासन किया। 1526 तक इन्होंने शासन किया, दिल्ली के शासक बने। हालांकि छोटा शासन है, 9 साल का शासन है। विद्रोह इनके समय भी बहुत होते रहे, दलबंदी इनके समय भी होती रही। अभिजात वर्ग जो हैं, यानी कि दरबारी जो लोग हैं, उन्होंने कई विद्रोह किए। तो इन्हीं में से एक विद्रोह हुआ इस्लाम खान का। उन्होंने आगरा पर आक्रमण कर दिया। तो इस्लाम खान है, इस्लाम खान ने क्या किया, आगरा पर आक्रमण कर दिया। आगरा पर आक्रमण के लिए युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, और इसमें जो है अंततः किसी तरीके से इब्राहिम लोदी की विजय हुई, लेकिन मारकाट बहुत ज्यादा हुई। फिर उसके बाद दरिया खां का विद्रोह हो गया। दरिया खान ये भी एक अभिजात वर्गीय थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके बाद खाने जहां का विद्रोह हो गया। तो ये भी एक दरबारी थे, इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। और इन्हीं सब में एक थे हुसैन खान, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। तो एक एक करके कई सारे हमको विद्रोही यहां पर देखने को मिलते हैं, जो लगातार इसकी सत्ता को चुनौती देते रहते हैं। इनमें बार बार ये सत्ता को जीतता भी चलाता है। दरिया खान का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह जो है, ये जो दरिया खान है, इन्हीं के बेटे थे बहादुर शाह। इन्होंने विद्रोह करके बिहार को स्वतंत्र करा लिया। तो बिहार जो है इनके राज्य से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो एक समय में बिहार देख रहे हैं कि इन्हीं के राज्य में है, लेकिन इनके राज्य से बिहार स्वतंत्र हो गया, बिहार मुक्त हो गया। युद्ध में सामना हुआ, लेकिन फिर बहादुर शाह पराजित ना हो सका। उससे पहले उसने बिहार को स्वतंत्र करा लिया था। इसी दौरान इब्राहिम जो हैं, उनकी जो है एक और सरदार हैं जिनका नाम है दौलत खान, है जिनका नाम क्या है, दौलत खान। जैसे इब्राहिम खान है, इसी तरीके से एक दरबारी है जिसका नाम है दौलत खान। तो दौलत खान ने भी विद्रोह किया। क्यों विद्रोह किया? क्योंकि दौलत खान के एक बेटे थे जिनका नाम था गाजी खान। गाजी खान दौलत खान की ओर से इब्राहिम लोदी से मिलने दिल्ली आया था पंजाब के शासन को लेकर के। तो ये पंजाब के गवर्नर थे। ये कहाँ के गवर्नर थे? पंजाब के गवर्नर थे। पंजाब वाला जो रीजन आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ के गवर्नर थे। तो वहां के शासन को लेकर के चर्चा करने के लिए आए थे, लेकिन गाजी खान का अपमान किया इब्राहिम लोदी ने। इसलिए गाजी खान विवश होकर के अपने पिता के पास जाता है और पिता को बताता है कि ऐसे ऐसे करके मेरा अपमान किया गया है। तो दौलत खान जो है वो भी इनके अगेंस्ट में आ जाते हैं।
गाजी खान, दौलत खान यानी अपने पिता को ये बताते हैं कि अब आपको जो है दिल्ली पे कब्जा करना पड़ेगा, अब पंजाब के गवर्नर बनने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आगे चल करके दौलत खान ने अपने आप को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। स्वतंत्र शासक कहां का? दिल्ली का। दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया कि भाई हम तो दिल्ली से, खत्म बात एकदम। तो अब ये स्वतंत्र शासक घोषित हो गए तो दिल्ली को लेकर के तो झगड़ा होगा ही होगा, तो इनके बीच में यहां पर एक घमासान युद्ध होना तय होगा, और यही जो युद्ध है वो इनके इतिहास का अंत करेगा। ठीक है, अब वो इनके इतिहास का अंत कैसे करेगा उसको भी जाइए समझ लेते हैं जरा एक बार। ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। अब होगा क्या कि जो ये, एक मिनट रुकिए मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सकेगा, जिससे कि है ना, अच्छे से समझ में आ सकेगा। अब जरा देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था कि क्योंकि इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, तो उसी दौरान की बात है जिस समय इन्होंने आगरा के इस्टेब्लिशमेंट किया है इब्राहिम लोदी ने, उसी समय मान के चलिए कि यहां कहीं पर एक जगह पड़ती है काबुल, यहां कहीं पर एक जगह पड़ती है काबुल, और काबुल का उस समय शासक जो हुआ करता था उसका नाम था बाबर। बाबर जो कि मुगल है, तो ये बाबर थे। कहते हैं कि दौलत ने काबुल से बाबर को आमंत्रित किया, दौलत खान ने, दौलत ने क्या किया? आमंत्रित किया। और जिस समय इन्होंने आमंत्रित किया दौलत खान ने बाबर को, उसी समय इब्राहिम लोदी का जो चाचा आलम खान था, जो पहले विद्रोह कर रहा था बाद में साथ में आ गया था, वो आलम खान जो हैं, चाचा जो आलम खान है, उन्होंने भी बुलाया। चाचा जो आलम खान है उन्होंने भी बाबर को इनवाइट किया, और इन्होंने भी बाबर को इनवाइट किया। इसी में एक चीज और आपको याद रखनी है कि मेवाड़ के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राणा सांगा। तो मान के चलिए कि यहां कहीं मेवाड़ है, सपोज ये मेवाड़ वाला रीजन है, तो मेवाड़ के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था राणा सांगा। तो जो ये विद्रोह हो रहे हैं, इन विद्रोहों में मेवाड़ के ऊपर भी इन्होंने एक बार आक्रमण किया था, तो राणा सांगा ने इनको पराजित कर दिया था, इब्राहिम लोदी को। तो यहां से भी एक एंगल आपको देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इन सब का फायदा उठाते हुए राणा सांगा ने भी ये बात कही कि ठीक है तुम आक्रमण करोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, यानी इनके खिलाफ सेना का साथ देने की बात राणा सांगा ने की थी। और इन्हीं सभी एंगल्स को ध्यान में रखते हुए फाइनली बाबर ने क्या किया? फाइनली बाबर ने 1526 में आक्रमण किया। तो अब देखिए, आलम खान और दौलत खान ये सब लोग सोच रहे हैं कि हमने तो बुलाया तो हम पे क्या करेगा, ये तो पंजाब का रीजन है, हमें तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसने सबसे पहले आकर के पंजाब पर हमला किया, पंजाब पर आक्रमण किया, और उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया? दिल्ली पर हमला कर दिया। और दिल्ली में हमला करने में ये पानीपत, पानीपत जो है वो जगह आपको हरियाणा के पास देखने को मिलेगी, इस जगह पे कहीं पे, ठीक है, पानीपत। और इसी पानीपत में इन्होंने क्या किया? युद्ध किया। ठीक है, ये पानीपत में युद्ध होता है 1526 में, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या होते हैं? इब्राहिम लोदी हार गए, और हारने के साथ साथ मारे गए। चलते युद्ध में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का ये एक शासक हुआ। और इसके बाद तो आपको मालूम ही है कि भाई बाबर जो है वो अपने विजय अभियान को यहाँ पर शुरू कर देता है, और दिल्ली में जो चीज शुरू होती है वो क्या है? वो है मुगल शाही। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपको ओवरऑल एक जगह देखने को मिलेगी जो इनके द्वारा ऑक्यूपाइड हुई है, वो जो दिल्ली में इनका शासन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि दिल्ली सल्तनत में लोदीज का जो शासन है, एक मिनट, लोदीज का जो शासन है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो ये मेवाड़ वाली जगह हटा देनी है और बाकी सारी चीजें, तो इसको मैं कलरफुल कर देता हूं तो अपने आप ही वो हट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इनका लगभग जो है वो कंप्लीट इलाका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो इलाका है ये आपको यहाँ पर कंप्लीटली देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? ये वाले जो इलाके हैं इसमें जो है इन्होंने क्या कर लिया? शासन कर लिया। इसमें जो है इन्होंने क्या कर लिया है? शासन कर लिया है। ठीक, तो तकरीबन हर जगह का हिस्सा मैंने यहाँ पर भर दिया है।
ठीक, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि कहां पर किस तरीके से शासन जो है वो रहा, कितना क्षेत्र जो है वो ऑक्यूपाई किया गया। ये प्लेसेस आपको यहां पर दिख जा रहे होंगे। ठीक है, ये प्लेसेस आप हमको यहां पर देख लीजिए। यही इलाका है जो आप पहचान सकते हो जिसको जो है लोधी वंश के रूप में। तो ये आपका लोधी वंश आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहां पर लोधी वंश जो है वो देखने को मिल जाएगा। लोधी, ये लोधी वंश है जो आपने फाइनली यहां पर देखा 1451 से लेकर के 1526 तक शासन करता है। तो भाई आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, अगले सत्र में। तब तक जो है अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तब तक अपना जो है आप ख्याल रखेंगे और बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। हिस्ट्री ऑन मैप आपका कैसा चल रहा है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा सभी लोग। ठीक, कुछ एरियाज हैं जो मैं आपको आउटफिल यहाँ पर करके दे देता हूँ, इससे कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, तो अपने अपने नोट्स सब लोग बनाते रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। और आप में से जो लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया उनके मेंस में थोड़ा बहुत ये यहाँ से योगदान आपको मैपिंग में देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी मैपिंग जो है यहाँ से पूरी कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि पॉलिटी विषय के साथ हिंदी का बैच 2 जो है वो ओपन हुआ है। शाम को 6 बजे 8 जुलाई से इसमें क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन 8 जुलाई से पहले आज रात तक ही वैलिडिटी है आपके इस ऑफर की, जो कि विक्ट्री सेल के रूप में जानी जा रही है। इसमें आपको विरध लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल करके 25,999 में P2I यानी कि प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक का बैच जो है वो आपको मिल जाएगा। इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है। 18 किताबों का इसमें सेट भी आपको भेजा जाएगा। मॉक टेस्ट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, और इंटरव्यू में भी 2 मॉक आपको करने को मिल जाएंगे, 2 मॉक इंटरव्यूज। इसके अलावा जो लाइव क्लासेस वो मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, आंसर राइटिंग करने को मिलेगा, वीकली क्लास टेस्ट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो सुविधा, मेंटरशिप की सुविधा हैं, ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 मिलती रहेंगी। चलिए, तो फिर आज की क्लास में इतना ही। आपको बता दूं, आप मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। मेरा टेलीग्राम है विरध VIRAD.Dubey DUBEY। किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इसी टेलीग्राम से आपको इस लेक्चर का PDF भी मिल जाएगा। आज का समय समाप्त होता है, कल मुलाकात करेंगे नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।